दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी क्यों दिखाई दे रही है, या एक बड़ा हिस्सा, बड़ा तबका? आतंकवाद को रोकने की कमान पाकिस्तान को दी जा रही है। तो पाकिस्तान अलग थलग कैसे हुआ? यह हमारी विदेश नीति का इम्तिहान भी अब चल पड़ा है क्या? क्या दुनिया हमारी बात नहीं समझ पा रही? भाई हम जानते हैं, सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें, उसके बाद मजीद बात करते हैं। और हम ये मानते थे कि दुनिया भी समझ रही है कि 30-35 साल से किसी एक मुल्क ने सबसे ज्यादा दंश झेला है आतंकवाद का, तो वो हिंदुस्तान है। तो हमारी बात के बजाय पाकिस्तान के साथ ऐसी रहमदिली, दरिया दिली, और कितने पैसे दिए जा रहे हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, जो आंकड़े मैं आपको बताऊंगा। और भारत पाकिस्तान को एक ही तराजू में तोला भी जा रहा है क्या कि भारत पाकिस्तान का सीज फायर मैंने कराया। अब ये दर्जन भर बार डोनाल्ड ट्रंप तो कह चुके हैं, उनके सुर में सुर हमारा पुराना मित्र, सबसे मजबूत साथी रूस, रशिया, वो कह रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच तो सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हुआ। हम रूस को भी नहीं समझा पा रहे क्या? या डोनाल्ड ट्रंप एक झूठा व्यक्ति, झूठ बोलने की आदत है, ये मेरी बात नहीं है, मैं इस तरह के आरोप किसी राष्ट्राध्यक्ष पर नहीं लगाऊंगा। वॉशिंगटन पोस्ट कहता है, उसके झूठ पर हम राजनीतिक घमासान क्यों मचाएं? इस पर आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल क्या हैं? क्योंकि ये अब सीधा सवाल का अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो ऑपरेशन सिंदूर पर अभी भी घमासान जारी है, देश के भीतर बाहर, दुनिया को सात समंदर पार एकजुटता की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। लेकिन यहां पर सवालों का सिलसिला ऐसा कि वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, और दो समानांतर धाराएं बह रही हैं इस वक्त देश में, एक राजनीतिक और एक कूटनीतिक। ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। नरेंद्र मोदी जी चू नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये जो ट्रंप है ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो सच्चाई है। आज जब हम बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से इसी दौरान पाकिस्तान को $3 अरब की मदद मिल गई। और आईएमएफ में वोटिंग जो परसेंटेज होता है कि किस मुल्क का कितना परसेंटेज है, कितना दम है वहां पर, 57% अमेरिका का है। अमेरिका यानी कि चाहता तो आईएमएफ की ये एड, ये राहत रोक सकता था, नहीं रोकी। एशियन डेवलपमेंट बैंक से $80 करोड़ की मदद मिल गई। मतलब $1 85 रुपए का है, सीधा सीधा आप गणित लगा लीजिए। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान में $40 अरब का निवेश किया है, मंजूरी दे दी है। और इसके साथ साथ जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, उसमें कुछ कमिटियां होती हैं। अब एक कमिटी है जो देखती है तालिबान पर किस तरह के प्रतिबंध लगाए जाएं। तालिबान को सबसे खुखार आतंकवादी संगठन माना जाता है। इसकी कमान दर्शकों पता है किसको दे दी गई है? ऐसे मौके पर 33 देशों में हमारे प्रतिनिधिमंडल गए, हमारे 7 प्रतिनिधिमंडल, 59 हमारे सांसद, हमारे मंत्री, हमारे राजनयिक दुनिया को पाकिस्तान की पोल पट्टी खोलकर बता रहे थे। और पाकिस्तान बन गया है इस कमेटी का अध्यक्ष। और यही सिलसिला नहीं थमता है। एक और कमेटी है, काउंटर टेररिज्म कमेटी। आतंकवाद को कैसे रोका जाए, आतंकवाद विरोधी कमेटी। दर्शकों, पाकिस्तान को उसका उपाध्यक्ष बना दिया गया है ऐसे वक्त पर। और हम यहां पर बता रहे हैं कि पाकिस्तान तो घिर गया है, गिड़गिड़ा रहा है, कोई वक्त नहीं उसकी। या दरअसल ये हमारी विदेश नीति का भी इम्तिहान है। और साथ ही साथ पाकिस्तान जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें परमानेंट मेंबर्स हैं 5, वो आप जानते हैं। खत्म कर दिया। नाज़रीन इकराम, शिमला मादा खत्म होगा तो उससे क्या होगा, ये शिमला मादा क्या है, क्यों किया गया था, सारी तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखने वाला हूं। नाज़रीन इकराम, शिमला मादा 1972 में किया गया था। उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो।
और हिंदुस्तान की उस वक्त वज़ीर आज़म थी मोहतरमा इंदिरा गांधी। इन दोनों के दरमियान हिंदुस्तान के शहर शिमला में एक बैठक हुई थी और उस बैठक में ये मादा हुआ था जिसकी बुनियाद पर इसको शिमला एग्रीमेंट कहा जाता है। अब इस शिमला एग्रीमेंट की जरूरत क्यों पड़ी थी पाकिस्तान को? नाज़रीन इकराम, इस शिमला एग्रीमेंट की जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि 1971 की जो वार हुई थी हिंदुस्तान के साथ, जिसके बाद पाकिस्तान दो हिस्सों में बट गया, मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया और मगरबी पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान बन गया। उस दौरान नाज़रीन इकराम वहां पे पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले, पाकिस्तान के लिए लड़ने वाले तकरीबन 90,000 पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान ने कैदी बना लिया। यूं कह लीजिए कि ये जंगों की तरीम एक सबसे बड़ा फिगर इसको आप कह सकते हैं। तो उन 90,000 से जायद पाकिस्तानियों को हिंदुस्तानियों की कैद से छुड़वाना जो है ये एक बड़ा चैलेंज था। तो नाज़रीन इकराम, शिमला मादा हुआ। उस मादे के नतीजे में हिंदुस्तान ने कमो पेश पाकिस्तान के 90,000 से जायद जो पाकिस्तानी हैं, जो उन्होंने अपनी कैद में ले रखे थे बांग्लादेश से, मशरकी पाकिस्तान से, उनको छोड़ा। इसके बाद नाज़रीन इकराम, शिमला एग्रीमेंट में सबसे बड़ी जो चीज़ तय ये हुई कि इसमें जो आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के दरमियान एक लाइन है जिसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। ये शिमला एग्रीमेंट से पहले यानी कि 1972 से पहले ये सीज फायर लाइन थी। और सीज फायर लाइन ये कब बनी थी? ये 1948 को सीज फायर लाइन बनी थी। आपको याद होगा कि 1948 को पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान पहली जंग हुई थी कश्मीर के मामले को लेकर, और पाकिस्तान जो है बड़ी तेजी के साथ पेशकदमी कर रहा था, जिसके बाद पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर को हिंदुस्तान की तसल्लुत से आज़ाद करवा लिया। लेकिन उस वक्त जो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म थे नेहरू साहब, वो नाज़रीन इकराम चले गए क़ौम मुत्तहिदा, और बड़ी ही होशियारी से उन्होंने क़ौम मुत्तहिदा को बीच में इन्वॉल्व कर दिया और कहा कि जो है जंग को रुकवाया जाए। अगर वो जंग ना रुकती तो पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर तो आज़ाद करवा लिया था। पाकिस्तान बड़ी तेजी के साथ श्रीनगर की तरफ पेशकदमी कर रहा था। पाकिस्तान ने कश्मीर को जंग के बलबूते पर हिंदुस्तान से छीन लेना था। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने नाज़रीन इकराम इन्वॉल्वमेंट की हिंदुस्तान की दरख्वास्त के ऊपर। हिंदुस्तान खुद इस मामले को क़ौम मुत्तहिदा लेकर गया। आज तो हिंदुस्तान ये बात नहीं मानता कि कश्मीर जो है ये तीसरे फरीक की मदाखलत से हल होगा। आज हिंदुस्तान कहता है ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का आपस का मामला है, लेकिन हकीकत यह है कि सबसे पहले हिंदुस्तान कश्मीर को लेकर क़ौम मुत्तहिदा गया। तो क़ौम मुत्तहिदा ने कहा कि दोनों जो हुकूमतें हैं, दोनों अफवाज हैं, जहां जहां पे लड़ रही हैं कश्मीर के मुकाम पर, वहां वहां पर ही जो है आर्जी तौर पर रुक जाएं। और जहां जहां पे दोनों फौज मौजूद थी वहां पर नाज़रीन इकराम एक आर्जी लाइन खींच दी गई, जिसको उस वक्त सीज फायर लाइन करार दिया गया। और ये सीज फायर लाइन 1972 तक मौजूद रही। शिमला एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट के तहत सीज फायर लाइन कंट्रोल लाइन में तब्दील कर दी गई। अब नाज़रीन इकराम, शिमला एग्रीमेंट पाकिस्तान की जानब से ख़त्म कर दिया गया है। इसके असर रसूख क्या हो सकते हैं कि अब कश्मीर को लेके कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रही, कोई मादा बीच में नहीं रहा, और अब कश्मीर जो है वो जिसकी ताकत है वो उसके ऊपर कब्जा कर ले। अब ये सीन बन गया है। मतलब पाकिस्तान के पास अगर ताकत है तो वो सीज फायर लाइन को तोड़ते हुए जो हिंदुस्तान की कंट्रोल में कश्मीर है, कब्जे में कश्मीर है, वो उस हिस्से को अपन छीन ले। और अगर हिंदुस्तान के पास ताकत है, वो पाकिस्तान के पास जो कश्मीर आज़ाद, वो उसको छीन ले। अब यहाँ पे ये बात हुई है कि यहाँ पे जंगल का कानून हो गया है। चूंकि शिमला एग्रीमेंट खत्म हो गया, दोनों मुल्कों के दरमियान एक मादा था और दोनों ने ये तय किया था कि इसके आगे नहीं जाएंगे, एक दूसरे की सरहदों की खिलाफवर्जी नहीं करेंगे, कंट्रोल लाइन की खिलाफवर्जी नहीं करेंगे, इस मामले को मिलजुल कर आपस में हल करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की जानब से शिमला एग्रीमेंट को ख़त्म करना और इस बात की निशानदाही है कि अब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात बन गई है, और जिसकी ताकत जितना जोर होगा वो उतना कश्मीर के ऊपर कब्जा जमा लेगा, कोई उसको कुछ नहीं कह सकेगा। तो ये नाज़रीन इकराम मेन रोल है शिमला एग्रीमेंट का। तो अब आपके जहन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि और पाकिस्तान ये अचानक ऐसा क्यों किया है। नाज़रीन इकराम, आपको याद होगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक और भी एग्रीमेंट हुआ था 1960 में, जो था सिंध तासमादा, जो कि 6 दरिया जो है कश्मीर से निकलने वाले दरियाओं को तकसीम करता है। 3 दरिया पाकिस्तान को देता है, 3 दरिया हिंदुस्तान को देता है। और नरेंद्र मोदी ने नाज़रीन इकराम उस मादे को ख़त्म कर दिया है। उसने कहा है कि सिंध तासमादा जो है वो हम ख़त्म करते हैं। हालांकि सिंध तासमादा आलमी बैंक की निगरानी में तय हुआ था। हिंदुस्तान इसको यकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता आलमी बैंक की इन्वॉल्वमेंट के बगैर। लेकिन जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था ये सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हुआ था। पाकिस्तान इसको किसी भी वक्त ख़त्म कर सकता है, लेकिन सिंध तासमादा हिंदुस्तान ख़त्म नहीं कर सकता। तो सिंध तासमादा ख़त्म होने की बुनियाद पर पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट को भी
खत्म कर दिया है।